कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के एक सबसे इजी सब्जेक्ट हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके हम कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। ऐसा नहीं है कंप्लीट सिलेबस को हम पढ़ाएंगे। वन शॉर्ट वीडियो है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज रात भर में अगर प्रैक्टिस कर लोगे भैया 40+, 45+, ठीक है 45, यहाँ पे 450 मिल जा रहा है, 45+ का स्कोर इजीली आप अचीव कर पाओगे। चलिए, अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लीजिए, ठीक है भैया। PYQ पेपर मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। चाहे वो आपके टॉप 5 हो, चाहे वो आपके टॉप 15 हो, ठीक है, चाहे वो आपके चैप्टर वाइज हो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के आप सभी ऐप के मदद से 99 रुपीज़ के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई जाइए, इनरोल करिए। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो चलिए भैया, हमने वन शॉट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पहला हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन की डिफिनीशन, प्लानिंग और उसके कंट्रोल को, ठीक है भैया। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में आएगा यही आएगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है। तो पहले तो हम प्रोडक्शन समझते हैं कि प्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होता है। उसके पहले मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हम जो भी चीज़ों को बताएंगे वो सिर्फ समझाने के प्रोस्पेक्टिव से बताएंगे। पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे तो बहुत देर लगेगा और आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा। लेकिन जो चीज़ आपको बस समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको सुनते चलोगे, आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि टोटल ये थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें एग्जामिनर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, यानी आपको भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि जो चीज़ें आप सभी से पूछी जा रही हैं उसको बना करके लिखना है। और एग्जामिनर को भी पता है कि वो जनरल मार्किंग करता है। चलिए, ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना है। रॉ मटेरियल्स या सेमी मैन्युफैक्चर्ड। सेमी मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है। सपोज कोई नट है, तो नट उस समय के लिए तो क्या है, वो कंप्लीट है, बोल्ट कंप्लीट है, लेकिन कहीं पर लगने वाला है वो, इसलिए कि जो पार्ट फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यूज होगा। अर्थात कोई भी हमारा रॉ मटेरियल और सेमी मैन्युफैक्चर्ड जो है माल, ठीक है, चाहे वो हाथ से बनाया जाए और चाहे वो मशीन से बनाया जाए, दोनों के द्वारा चलाए जाने वाले टूल्स की सहायता से पहले निश्चित किए हुए प्रॉपर्टी की वस्तुओं के निर्माण को उत्पादन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, सीधा सा समझो मेरे प्यारे साथियों, कि हमने रॉ मटेरियल से यूज किया या कोई हमारा छोटा मोटा प्रोडक्ट जो कि सेमी मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, या सेमी मैन्युफैक्चर्ड को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कोई हमारी रॉड है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर्ड तो पहले से हुई है, लेकिन उसके ऊपर हमको मशीनिंग करनी है, उसके ऊपर हमको ग्रूविंग करना है, नर्लिंग करना है, टर्निंग करना है, तो वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड के केस में आ गया। अब चाहे हम हाथ से कर रहे हों, चाहे वो सेंटर लेथ हो, चाहे वो CNC लेथ हो, कोई सा भी लेथ हो सकता है, या हम हाथ से कर रहे हैं या मशीन से कर रहे हैं, दोनों के द्वारा हमने क्या किया, टूल्स का यूज किया। और टूल्स को यूज करने के साथ साथ हम एक पहले से निश्चित प्रॉपर्टी डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कौन सा उसका डिजाइन देना है, कितना वहां पे उसकी हार्डनेस को रखना है, कितना उसकी टफनेस को रखना है। तो एक प्री डिसाइडेड प्रॉपर्टीज हैं। उस वस्तु का निर्माण जब हम कर रहे हैं इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए, तो उसे उत्पादन कहते हैं। इनको अगर आप ऐसे बना के लिखोगे भाई, पूरे नंबर देगा मास्टर, ठीक है भैया। चलिए, थोड़ा सा और इसको बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ाने या सुधारने से जो किसी न किसी रूप में उपलब्ध होती है। उपयोगिता से हमारा तात्पर्य मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करने का, मतलब किसी भी चीज़ को कंफर्ट देने का। सपोज AC डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, किसी वस्तु की क्षमता से, यदि किसी वस्तु का मानव इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता से है, यदि किसी की मानव इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, तो यह कहा जाता है कि वस्तु का उत्पादन होना शुरू हो गया है। खैर, ये तो अलग बातें हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ऊपर बताया उसको ही समझना है। चलो, अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसका मेन कहानी यहीं से शुरू होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, इसको समझना है।
तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें बहुत सारी क्या लिखी हुई है, राम कहानी। राम कहानी का मतलब क्या है, 3 वर्डों में समझ जाओगे। आओ हाइलाइटर उठा लेते हैं। पूर्वानुमान, कि कोई सा भी चीज हम बना रहे हैं उसका डिमांड क्या चल रहा है, उसकी सप्लाई कितनी, नीड कितना है मार्केट में, और कितना मूल्य तक लोग उस चीज को अफोर्ड कर ले रहे हैं, यही चीज को डिसाइड करता है क्या, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो जो भी चीज हमको बेचना है, ठीक है, उसके संदर्भ में पूर्वानुमान द्वारा निश्चय करना कि बाजार अथवा मंडी में कुल कितनी खपत है, कुल कितनी मांग है और कितने मूल्य पर मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज पहला हमारा ऑब्जेक्टिव में हो जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। दूसरा, कि किन किन पदार्थों की कितनी मात्रा समय समय पर आवश्यकता होगी। कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो कौन कौन से मटेरियल्स किस किस समय पर यूज होंगे, ठीक है, और कितनी कितनी यूज होंगी, दूसरा चीज ये डिसाइड हो जाता है। तीसरा, कौन सा मशीन टूल्स हमारा लगेगा, ये चीज पता चल जाता है। चौथा हमारा, कि किस लेवल के हमको श्रमिक चाहिए, लेबर ही चाहिए कि स्किल्ड लेबर चाहिए कि सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, ये चीज भी डिसाइड हो जाती है। बहुत ही शॉर्ट वे में समझाएंगे मेरे प्यारे साथियों कि आपको एग्जाम में लिखना है कि नहीं, ठीक है, कैसे लिखना है, बस वही चीज। हमको कोई ऐसा स्थान चाहिए कि नहीं प्रोडक्शन के लिए कि हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, जैसे हमारे भंडार गोदाम होते हैं, ठीक है, या नहीं है। और उसके साथ साथ कौन कौन से हमको मेथड्स यूज करने हैं वो भी हमको पता चल जाता है, और कौन कौन सी हमको सामग्री चाहिए, कैसी प्लानिंग है, कैसा कंट्रोल है, ये तीनों चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और जिस तरीके से हमारी बढ़ती मांग है उसको भी एडजस्ट कर लेगा। तो इतना प्रोसेस है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि निर्धारित उत्पादन को हम प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल और उसके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब भैया ये भी पूछ लेता है कि क्या क्या जो है कह सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग हो सकते हैं। तो पहला लिखा है बाजार का पूर्वानुमान। बाजार का पूर्वानुमान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मतलब रुझान। जैसे ऑटो की गिनती होती है तो उसमें रुझान पता चलता है कि भैया इतने ऑटो से आगे चल रहे हैं, है ना। तो किसी भी प्रकार से वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। तो ये पूर्वानुमान कहाँ से मिलता है, एक फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। आगे आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे या आगे आप बीटेक में पढ़ोगे, हमारे यहाँ फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है भैया। चलो, लेकिन हमको जानना है कि बाजार का पूर्वानुमान प्रभावित कर सकता है। आपने कुछ सोचा हो कुछ गया, जैसे कि हम आप सभी को बताते हैं मशीन डिजाइन में, ठीक है। मशीन डिजाइन में हमने जैसे कहा था कि जनरल डिजाइन प्रोसीजर फिक्स है, लेकिन उसने कहा नहीं भैया डिजाइनर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो बताओ। जो हमारे प्यारे साथी थे, जो दिमागी थे, उन्होंने कहा भैया हम तो लिखेंगे, हमको डिजाइन प्रोसीजर पता है, तो हम उसके बेसिस पे डिजाइनर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो लिख दूंगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी आपको करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, लिखना दबा के। सेल्स ऑर्डर दूसरा हमारा टॉपिक है, सेल्स ऑर्डर, ठीक। अब सेल्स ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है ना भैया कि आप जो मटेरियल ले आ रहे हो, सपोज 10 रुपए का ला रहे हो, कोई मटेरियल 8 रुपए का, सब कुछ मिला करके आप उसको 200 रुपए में बेच रहे हो। अब तो आप 200 रुपए में ही बेचोगे, लेकिन पहले आपकी कुल लागत 140 रुपए हो रही थी, वो बढ़ के 160 हो गई। तो उस केस में क्या होता है, इसकी सेल्स ऑर्डर भी यहाँ पे प्रभावित होता है, ठीक है। तो उस पर भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी तरीके से आपको पता है कि जो एमआरपी रेट होता है मेरे प्यारे साथियों, जो उस पर लिखा होता है उससे कम रुपए में ही हम लोग को मिल जाता है, इसलिए कि हमारे लास्ट आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो रेट लग जाए, ठीक है भैया। चलो, अगला हमारा है लोड चार्ट। लोड चार्ट का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि जितने भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा स्टेशन हो चाहे वो मशीन हो, सबके ऊपर लगा होना चाहिए कि कैसे कब क्या होना है, ठीक है। उसके बाद हमको प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड्स होते हैं, उनको यूज करना है। जैसे कि क्रिटिकल पाथ मेथड हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है, और पर्ट जिसे कहते हैं प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें यूज करना पड़ता है प्रोसेसिंग टाइम को मापने के लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड में यही लिखना है कि हम प्रोसेसिंग टाइम को हम मापेंगे कि कौन सा क्वालिटी, कौन सा कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उसके लिए टेक्निक्स हैं, उसको हम यूज करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के हमारे कौन कौन से फंक्शन हैं। तो पहला हमारा है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आ रहा है प्रोसेस प्लानिंग, ठीक। प्रोसेस प्लानिंग कुछ नहीं है भैया, सस्ती कीमत पर समय से कोई भी चीज, जैसे गांव में होता नहीं टिकट,
टिकट नहीं 2,000 रुपए का लगता है, उसी तरीके से क्या होता है कि समय पर अगर कोई आपको 1,000 रुपए का टिकट दे रहा है, यानी सीजन में आप जा रहे हो और 1,000 रुपए का टिकट दे दिया, ठीक है, तो भैया उसी चीज को हम कह रहे हैं प्रोसेस प्लानिंग। यानी समस्त गुण हो, अर्थात स्लीपर टिकट है, साइड लोअर हमारा सीट है, उसके साथ साथ हम जून के महीने में बंबई से घर आ रहे हैं, ऊपर से हमको 2 दिन पहले टिकट भी मिल गया और ऊपर से हमारा 1,000 रुपए लगा, तो वही चीज यहां पे कह रहा है प्रोसेस प्लानिंग। ठीक है, समस्त गुण है, सस्ती कीमत है, समय पे चीजें उपलब्ध हैं, सभी ऑपरेशन अच्छी तरीके से परफॉर्म किए गए हैं, वो हमारा क्या कहला रहा है प्रोसेस प्लानिंग। बाकी नोट्स के अंदर इन सब चीजों को देख लीजिएगा। आइए स्टेप्स फॉर प्रोसेस प्लानिंग, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं प्रोसेस प्लानिंग के लिए, उसको हम जान लेते हैं। कारखाने में निर्मित होने वाले उत्पाद अंगों का निर्धारण करना है, यानी कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि जो भी हमारी फैक्ट्री है उसमें हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, अर्थात किन किन मशीनों से परफॉर्म हो रहा है, कितना लागत लग रहा है, उन सब चीजों का, उतने जो पार्ट्स उसमें यूज हो रहे हैं, समझो पार्ट्स का मतलब यहाँ पे वही है कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उनका हमें क्या करना है, निर्धारण करना है। वो उन प्रोसेस का चुनाव करना है जिनकी क्या हो, न्यूनतम लागत हो। यानी हम न्यूनतम लागत की बात कर रहे हैं कि 1,000 रुपए में हमको टिकट मिल जाए, ठीक है भैया, और प्रोसेस भी हमको वही चाहिए, क्या कि हमने बात किया किससे, एक्स से। एक्स कौन है, भोले राम। भोले राम ने किसको फोन किया, छोले राम को। छोले राम ने कहा भैया 1,000 रुपए का टिकट, कह रहे ठीक है 900 रुपए हमको दो, टिकट दे रहे हैं। तुमको फोन करके बोला, कहा भैया 1,000 रुपए लगेगा, लोगे, कह रहे हाँ लेंगे, हो गया काम। तो न्यूनतम लागत भी हो और उस प्रोसेस का यूज करें जो हमारा इजी भी हो और न्यूनतम लागत वाला हो। ठीक है भैया, प्रत्येक कंपोनेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पादन पदों का निर्धारण करना, यानी जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है, सपोज ये यक्स आदमी है, इसको टिकट की जरूरत थी, इसने क्या किया, छोले राम को फोन किया, छोले राम ने किसको किया, भोले राम को फोन। तो जितने भी हमारे स्टेप्स यूज हो रहे हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट यूज हो रहे हैं निर्माण होने में, उनको क्या करना है, निर्धारित करना है कि कौन 10 बजे फोन करेगा, कौन 11 बजे फोन करेगा, कौन 12 बजे फोन करेगा, ये चीज एकदम से डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका प्रोसेस प्लानिंग एकदम परफेक्ट हो पाएगा। जो भी हम मार्केट से खरीद रहे हैं पार्ट्स, उसका क्या करेंगे, हम लिस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है भैया, अब किसी भी बड़ी कंपनी में आप काम कर लोगे ना, तो वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है भैया, एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो आपको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भी रखा जा सकता है। आगे हम इंस्पेक्शन भी पढ़ेंगे, सिंगल सैंपलिंग प्लानिंग, डबल सैंपलिंग प्लानिंग। ठीक है भैया, तो हमारा इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे और इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे टूल है, जिग है, फिक्सर है आदि की समय से प्राप्ति हेतु उपाय, यानी सब कुछ समय पे अवेलेबल होना चाहिए। जो हमारे लेबर्स यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका काम यहाँ पे 20 लेबर का है और लेबर ही आपके पास नहीं है, तो उसकी भी आपूर्ति आप सभी को होनी चाहिए। और जो भी क्रिया करो उसकी ड्राइंग पहले तैयार कर लो, जो कि आजकल क्या होता है, कंप्यूटराइज ड्राइंग तैयार होती है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर से। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर हो गया, सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर हो गया। आइए भैया, रूटिंग वर्ड से पता चल जाता है। देखो ये सब आपके डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या इनको टाइप्स के अंदर आपको लिखना होता है, चाहे रूटिंग हो चाहे शेड्यूलिंग हो। ठीक है, तो रूटिंग्स क्या है मेरे प्यारे साथियों, 3 वर्डों में समझेंगे, सिर्फ 3 वर्डों के अंदर समझेंगे इसको। 3 वर्ड हमारे क्या है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट, चयन। 3 वर्ड हमारे हैं। रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं। उसके द्वारा जितने भी रास्ते हमने चयन किए हुए हैं उसे हम रूटिंग कहते हैं। ठीक है भैया, यानी हम रॉ मटेरियल को एक स्टेप से गुजारे जहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा बन गया, उसे हम कहते हैं रूटिंग। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, आप लिख दोगे अच्छे से, मुझे पता है। और 2 भागों में बांटा गया है, असेंबली रूटिंग, वर्क रूटिंग। ये अगर याद रहेगा तो लिख देना, वरना जो मैंने बताया बढ़िया से बना के लिख देना। चलो, मटेरियल कंट्रोल वगैरह नहीं पढ़ना है, टूल कंट्रोल नहीं पढ़ना। आइए लोडिंग को समझते हैं। लोडिंग क्या है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, लोडिंग मतलब समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, लोडिंग का मतलब जब कंप्यूटर के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल को आप ट्रांसफर करते हो, तो उसके संदर्भ में जितना टाइम लोड लेता है, उस चीज को करने में जितना भी लोड लगता है, जितना भी लोड ले रहा है, कि हाँ आप नहीं कहते लोड ले रहा है, तो उसी को तो कहते हैं लोडिंग। वही तो है भैया कंप्यूटर वाली लोडिंग। आओ समझते हैं भैया लोडिंग क्या है, बहुत प्यार से समझेंगे चीजों को।
उत्पादन कार्य हेतु जो भी हमने मशीन चयन किया है, ठीक है, उसमें हम क्या बनाएंगे, उत्पाद। और उत्पाद बनाने में हमारा क्या जाता है, समय, पैसा, लेबर, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोडिंग की, तो यहां पे समय का निर्धारण करने को क्या कहते हैं, लोडिंग। लोडिंग को हम निर्धारण कैसे करते हैं, एक चार्ट बना करके, रूपरेखा उसकी बना लो, चार्ट बना लो, ठीक है, उसे हम कहते हैं लोड चार्ट। समझ गए भैया। कोई भी मशीन कितनी देर में कौन सा प्रोसेस करके कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, जितना समय निर्धारित होता है उसे हम कहते हैं लोडिंग। और इस लोडिंग के समय को किसी चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम कहते हैं लोड चार्ट। ज्यादा भैया टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि लास्ट मोमेंट बैच है ये। तो अपना अगला टॉपिक है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या कहते हैं भैया, शेड्यूलिंग भी लोडिंग का थोड़ा सा चचा वाला रूप है, ठीक है। ये क्या कहता है, सुनो, कोई भी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए हम डिफरेंट ऑपरेशन यूज करते हैं, चाहे वो नर्लिंग, टूलिंग, कटर, ठीक है, मिलिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। उसमें कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा भैया, कौन सी प्रक्रिया कब शुरू होगी, कौन सी प्रक्रिया कब शुरू होगी का मतलब भैया, आप अपना दांत उखड़वाने गए तो कब आपके जबड़े को चौड़ा कर दिया, कब दांत के ऊपर इंजेक्शन लगाया, कब दांत के ऊपर इंजेक्शन लगाने के बाद पिलास लेकर के आपके दांत को निकाल लिया, ठीक है, कब कोई सा ऑपरेशन हुआ, इसी चीज का निर्धारण क्या कहलाता है, शेड्यूलिंग। अर्थात कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसके अंदर जो जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें कितना समय लगेगा, कौन सी प्रक्रिया कब शुरू होगी, किस दिन शुरू होगी, कब पूर्ण हो जाएगी, इस सब का निर्धारण क्या होता है, शेड्यूलिंग कहलाता है। इससे क्या होता है कि लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही समय पर हो जाता है, ठीक है भैया। और विभिन्न प्रोसेस के लिए क्या होता है, तालमेल बना रहता है। आइए भैया, प्रोडक्ट शेड्यूल वगैरह सब नोट्स के अंदर समझ लीजिएगा। हम समझेंगे डिस्पैचिंग। अब अमेजॉन पे तो भैया ऑर्डर करते होगे, तो डिस्पैचिंग तो बहुत सुना होगा, वही डिस्पैचिंग है ये भी। मतलब आपका दिखाता है कि भैया मंगल गुरु से हमारा चला है प्रोडक्ट, अब कहाँ पहुंचा है, दिल्ली, दिल्ली के बाद कहाँ पहुंचा, उन्ना, उन्ना के बाद कहाँ पहुंचा, झांसी, है ना। तो उसके बीच का जो समय होता है, कहां से कहां तक, एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन तक पहुंचाने के लिए जो भी हमारा समय लगता है वही तो हमारा होता है। जो भी हम एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन के बीच में अपना सामान को पहुंचा रहे हैं और कितने समय में कब पहुंचा रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आपका डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग कुछ अलग नहीं है। हम क्या करते हैं, कच्चा माल लिया, ठीक है, उसको एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन पर पहुंचाया, जिससे हमारा उत्पादन शुरू हो गया। फिर कौन सा पुर्जा कब यूज होगा, कौन सा कंपोनेंट कहां से कहां पहुंचाना है, कहां पे कौन सी मशीन की व्यवस्था करनी है, इन सब तालमेल को बैठाना क्या होता है, डिस्पैचिंग होता है। भैया अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। आगे हम लोग अपने अगले टॉपिक को कवर करेंगे। अगला भैया है प्रोडक्शन सिस्टम। भाई मैं कहता हूं कि 100% आपके एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा, जाइए एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। पहला हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। क्या है, यूनिट जॉब, जॉब ऑर्डर, जॉब शॉप, ठीक है, कुछ भी कह दो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं क्या है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर आदमी का प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, ठीक है भैया। इसमें किसी ग्राहक, ठीक है, हाइलाइटर कहाँ गया भैया, हाँ ये है, किसी ग्राहक के विशेष आदेश पर कुछ ही यूनिट्स, जैसे टरबाइन है, टरबाइन इतना बड़ा एक प्रोसेस है, ठीक है, एक बॉयलर तैयार करना मतलब एक अपने आप में यूनिक चीज है, ठीक है। तो उसका उत्पादन करना हमारा क्या कहलाता है, आपका यूनिट प्रोडक्शन। यानी किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया, ठीक है, अब वो जल्दी तैयार हो जा रहा है, लेट तैयार हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को देता है, ठीक है, और फिर उस प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम। ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, आप बना के लिखिएगा, ठीक है भैया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि हाई वैरायटी एवं न्यूनतम वॉल्यूम, यानी आप अपने तरीके से बनवा रहे हैं तो अपनी तरीके से उसकी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आजकल हीरो नहीं होते, बीच में फटा रहता है, नीचे फटा रहता है, ऊपर फटा रहता है, कहाँ कहाँ फटा रहता है ना, तो वो हाई वैरायटी हो गया। और आपको आपके हिसाब से सुविधा मिलेगी, ठीक है भैया। जब चाहेंगे आप चेंजिंग करा सकते हैं उसमें, ठीक है। आप विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं।
और उत्पादन समय में भी अधिकता लगेगी। ठीक है, चलो अब आता है बैच प्रोडक्शन सिस्टम अर्थात इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, सीजनल भी कह सकते हैं इसको थोड़ा बहुत। आइए इसको समझते हैं। एक निश्चित मात्रा में, जैसे गर्मी या ठंडी, एक निश्चित मात्रा में हम क्या करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं। एक नियत समय अंतराल अर्थात हमने सितंबर से नवंबर तक हमने क्या किया कि ऊनी कपड़े तैयार किए। और जब उत्पादन दर अधिक हो जाती है और मांग कम हो जाती है, जैसे अब मार्च आ जाएगा तो कौन से कपड़े की मांग रहेगी, ऊनी कपड़े, है ना, तब तो आप टी शर्ट ढूंढोगे। तो इस प्रकार की प्रोडक्शन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बैच प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। एक निश्चित मात्रा में एक नियत समय अंतराल के बाद मांग खत्म हो जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बैच प्रोडक्शन सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूनतम मांग एक समय के लिए हाई होती है लेकिन बाद में न्यूनतम हो जाती है। रुक रुक करके काम होता है ये, ठीक है, और लेबर आसानी से संभव है, ठीक है, आपके गांव के लेबर चले जाते हैं। कम देख रेख, ये तो खैर चलो थोड़ा सा आप उसमें मैच करा के लिखिएगा। अगला आता है मास प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। मास प्रोडक्शन सिस्टम क्या है कि कंटिन्यू चलता ही रहता है, मतलब दिन रात, दिन रात तो नहीं कह सकते इसमें, इसमें कह सकते हैं कि प्रत्येक दिन काम होता है। जैसे 8 बजे सुबह कंपनी खुल गई, शाम रात के 10 बजे बंद हो गई। ये कंटिन्यूअस रूप से उत्पादन होता है, संडे वगैरह अपना बंद रहता है। श्रमिक द्वारा एक ही काम, जैसे कोई जिंदल स्टील है तो स्टील का काम हो रहा है, स्पार्क मिंडा है तो प्लग बना रही है, टाटा मोटर्स है तो आपकी गाड़ी को बना रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम मास प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और इकोनॉमी भी इसकी सबसे ज़्यादा है, डेली बेसिस पे कंपनियां खुल रही हैं और एक बड़ा उत्पादन करने का इनका लक्ष्य होता है, ठीक है। जैसे रेडियो हो गया, आपका टीवी सेट हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, और इसमें अधिकतम पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन लाइन पूर्ण रूप से बैलेंसर होती हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इंस्पेक्शन से लेकर के क्वालिटी से लेकर हर एक चीज़। साइकिल टाइम और प्रोडक्शन न्यूनतम होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को बना रहे हैं तो साइकिल टाइम कम होता है, ठीक है। और उत्पादित प्रोडक्ट्स जो है वृहद होती, करोड़ों में आजकल चल रहा है, पता ही आपको, ठीक है। और सब कुछ निरीक्षण, आयोजन, प्लानिंग, ठीक है, सब कुछ करना आसान होता है। अब आता है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है, जैसे कि मैंने बताया था प्रोडक्शन, प्लानिंग, कंट्रोल, तीन चीज आपको पढ़ना था, ठीक है। तो आपने पहले प्रोडक्शन पढ़ लिया, प्लानिंग आपने पढ़ लिया, सारी चीजें, ठीक है, रूटिंग पुटिंग सब पढ़ लिया। अब कंट्रोल के ऊपर आ गए, ठीक है। देखो इसको तो आप नहीं पढ़ो ना तब भी आपको पता रहेगा, कुछ नहीं है भाई, कंट्रोल के बारे में लिखने में कितनी दिक्कत आएगी, कुछ नहीं आएगी। उत्पादन नियंत्रण, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हम निगरानी कर रहे हैं, उस पर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि कौन चीज क्या कर रहा है और क्या गतिविधि हो रही है, ठीक है। एक विशिष्ट नियंत्रण कक्ष है, जैसे कि आपका बोर्ड परीक्षा देख सकते हो, ठीक है। जोनल मजिस्ट्रेट होता है, वो आपका क्या होता है, कौन होता है आपका जोनल मजिस्ट्रेट, पता है कौन होता है, कोई नहीं होता। ये पॉलिटेक्निक के जो लेक्चरर होते हैं ना, वही जोनल मजिस्ट्रेट बनते हैं जा करके, समझ रहे हो गुरु, हाँ, पॉलिटेक्निक के लेक्चरर ही जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ वही रहते हैं, बहुत सारे अधिकारी अलग अलग जगह से उठाते हैं बनाने के लिए, जैसे ड्यूटी लग जाए अलग बात है वो तो एक विशेष नियंत्रण कक्ष होता है, वहां से निगरानी करता है, समय समय पे उठ उठ के निगरानी करेगा। आजकल कैमरा है तो वहां से निगरानी कर रहा है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, जिससे कि हमारा सब कुछ उत्पाद जो है एक बेहतर ढंग से तैयार हो, तो उसी को हम कहते हैं आपका कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर हम भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग, ठीक है, और यहाँ पे जो है रोड यूटिलाइजिंग, कार, आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी खाता वगैरह, आपके जो भी सामग्रियां आ रही हैं अर्थात जो भी मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, लेबर वगैरह, सब चीज़ों को यहाँ पे एक सूची के अंदर बद्ध किया जाता है और देख रेख किया जाता है। तो कंट्रोल के बारे में आप बहुत इजीली कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इसके हम टाइप्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही है कि हमने जो भी सिस्टम को लगा रखा है उसको भाई आपको पढ़ाने वाले हैं। आइए प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम को समझ लेते हैं। एक इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के कार्य हमारे होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या होता है कि बेहतर सामंजस्य बैठा करके एक दूसरे से जोड़ करके कार्य को करना है, जिससे हमारा एक बेहतर काम हो सके और हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। तो इसके लिए हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है। एक होता है मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है सेलिंग सिस्टम, एक प्रोडक्शन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। अब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है मेरे प्यारे साथियों किस लिए यूज होता है,
बहुत ही इजी है, वेरी इजी। इससे इजी कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ऐसे ही, ठीक है, ये आपने ये बना दिया, ठीक है, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, ठीक है, ये आपका ये हो गया टोटल कास्ट, ठीक है, और यहाँ पर आपका सेल्स हो रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट बताएगा, ठीक है, ये आपका लॉस बताएगा, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, एक ऐसा पॉइंट, ध्यान देना, सुन लेना ध्यान से, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसलिए कि हम इंडस्ट्री में ऐसा काम करें कि ऐसा तो ना हो कि हमें नुकसान हो, यानी हम कम से कम इस वाले दायरे पे रहें, इसके आगे हमको प्रोसीड करना है, तो इसके लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट यूज करते हैं। यही डायग्राम है, इसके अलावा कुछ भी डायग्राम नहीं है मेरे प्यारे साथी। आइए इसके बारे में थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं। अब इसको मैं डायग्राम को वापस से नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ मेरी समाप्त हो रही है। अब हम पार्ट 2 के ऊपर मूव करेंगे। आइए देखिए, पार्ट 2 को हमने ओपन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का लक्ष्य वह पॉइंट है जिस पर किसी उद्योग को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। डायग्राम वही बनाना है, ठीक है। अब इसको हम यूज क्यों करते हैं, व्यापार की कार्यविधियों की अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल चीज होती है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक प्रभावी इक्विपमेंट है, अर्थात लाभ बढ़ाने व हानि से बचने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को ब्रेक इवन पॉइंट का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अर्थात हम उस पॉइंट पे हमेशा रहना चाहते हैं जहां से हमें लॉस ना हो, यानी लॉस वाले के ऊपर ही हम रहना चाहते हैं। ब्रेक इवन का एनालिसिस डिजाइनिंग तथा प्रॉफिट एनालिसिस में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट द्वारा इंडस्ट्री की निम्न समस्याओं को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। जैसे सेल्स की कितनी मात्रा आवश्यक होगी, कितना हमें बेचना है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएं, क्या हम लाभ कितना अर्जित कर सकते हैं वो जान सकते हैं, पर यूनिट कितनी कॉस्ट लग सकती है वो भी चीज हम जान सकते हैं, कितना बजट, कितना बिक्री का हमारा टारगेट है वो भी हम बना सकते हैं, और हम प्रॉफिट पाने की योजना को हम चेंज करेंगे जिससे कि हम उस पर काम करें अगर हमको पता चल गया कि हमारा लॉस में जा रहा है। क्योंकि जब बड़ी इंडस्ट्री होती है तो उसमें हमको पता नहीं चल पाता कि हमारा लॉस जा रहा है कि प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ और ना हानि, कम से कम ये स्थिति तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट यूज किया जा रहा है। ये फॉर्मूला है, बस इतना ही आपको याद करना है। ब्रेक इवेंट पॉइंट बराबर F1 माइनस वी अपान पी। एफ है फिक्स्ड कॉस्ट, वी है वेरिएबल कॉस्ट और पी है सेलिंग प्राइस। भाई यही है ब्रेक इवन पॉइंट, और भाई जो पढ़ लिया 100% 5 मार्क्स फिक्स कर लिया, क्योंकि वो डायग्राम कुछ है ही नहीं, यही तो डायग्राम है भाई, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो रहा है, लॉस, कहां पे प्रॉफिट, ठीक है भाई। चलो, तो मुझे आशा है कि ये चीज तो आपको कंफर्म हो गई होगी। चलिए, गैंट चार्ट का डायग्राम सही से नहीं है, ठीक है, गैंट चार्ट भी इसके लिए यूज होता है, इसको हम आगे एक अलग से स्लाइड में समझा देंगे लास्ट में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये गैंट चार्ट है, ठीक है, कोई नहीं, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। गैंट चार्ट क्या है भैया, एक प्रकार का चार्ट है जिसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, समय सारणी को देखने के लिए कर रहे हैं। इसका जो है आविष्कारक कौन था, हेनरी एल गैंट थे, ठीक है, जिसका हम यूज कहां पर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल में, ठीक है। वहां पे प्रोडक्शन कंट्रोल ही था, बस ये था कि वहां पे प्रॉफिट के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसका उपयोग हम करते हैं लोडिंग में, शेड्यूलिंग में। लोडिंग शेड्यूलिंग अभी हमने पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगुलर ग्रिड होता है, रेक्टेंगुलर ग्रिड का मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है भैया, ये रेक्टेंगुलर ग्रिड है। चलो, रेक्टेंगुलर ग्रिड होता है जो विभिन्न पैरेलल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रेखाओं द्वारा विभाजित होता है। अब वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, इस पे एक्टिविटी होती है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है मेरे प्यारे साथियों, टाइम स्पेंड, यानी कितने टाइम पर क्या बन रहा है, ये चीज हमारा गैंट चार्ट बता देता है। अर्थात हम गैंट चार्ट से क्या कर सकते हैं, जो भी परियोजना, यानी परियोजना का मतलब हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, और समय को भी हम देख सकते हैं कि कितने समय में क्या हमारा बन रहा है। अर्थात ये मैनेजमेंट को अपडेट रखता है कि परियोजना कब पूरी होगी, यानी कौन सा प्रोडक्ट कब बन जाएगा, ये चीज का डेट फिक्स रहता है, टाइम फिक्स रहता है गैंट चार्ट की मदद से। तो ये आपका डायग्राम है गैंट चार्ट का, ठीक है। एक्टिविटी का ये कॉलम है, टाइम स्पीड का कॉलम है। आप यहां पर देख सकते हैं ABCDEFGH आपके सारे प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है भैया। चलो,
इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। डायग्राम में ऐसे ही बनाना, रेक्टेंगुलर ग्रिड, इसमें भी कुछ नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट भी कुछ नहीं था, ठीक है भैया, ब्रेक इवन पॉइंट भी कुछ नहीं था, ठीक है, और ये वाला भी कुछ नहीं है, ठीक है भैया, दोनों ही डायग्राम बहुत इजी हैं। चलो, इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ गैंट चार्ट, ये बता देगा कि भैया ब्रेक डाउन कब होने वाला है, अर्थात पता चल रहा है कि कब क्या बन रहा है, ठीक है। जो भी हमारा पूरा तैयार हो रहा है परियोजना, ठीक है, उसका प्रोसेस, वर्तमान का प्रोसेस बता देता है कि कब क्या हो रहा है। शेड्यूल बता देगा कि कौन सा कब चीज तैयार हो रही है, कौन कौन सा इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है उसकी भी सूची को दिखा देगा। और इससे क्या होता है कि लंबे समय का काम दर्शाएगा, कम समय का काम दर्शाएगा, कौन सा काम ज्यादा समय लिया, कौन सा काम कम समय लिया। इसका बेनिफिट क्या है कि टीम मैनेजमेंट को टाइट रखेगा कि हाँ भैया इस चीज को ऐसे करो। इससे इंस्पिरेशन मिलती है, ये काम इतना हो गया, इतना काम हो गया, इतना हो गया, तो इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबल रहें कि हाँ इस पे इतना करेंगे, इसके बाद इस काम को निपटाएंगे। तो ये हमारा गैंट चार्ट का मतलब था। दोनों का ही बहुत कहानी सेम था भाई, मुझे आशा है कि दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। इफेक्टिव मैनेजमेंट रखता है, तारीख फिक्स रहती है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी था कि फिक्स डेट में बता देगा। डिसएडवांटेज क्या क्या है समझो। एक कागज पे सब कुछ समझना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। चार्ट को रोज मिटाओ रबड़ लेकर के नियमित अपडेट करना भी मुश्किल है, ठीक है। हर एक चीज का गणना करना भी इस पर आसान नहीं है। और साइज ऑफ बार, ठीक है, कोई चीज की साइज यहाँ पर नहीं डिसाइड हो पाती है, ठीक है। तो साइज ऑफ बार यानी काम की कोई भी हमारी साइज यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकती। तो ये चीजें हमारी गैंट चार्ट मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाती। खैर, आप इतना अगर लिख देते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरे 5 नंबर मिलने वाला है। चलिए भैया, तो अब आधे घंटे के अंदर हम पहले यूनिट को टच कर चुके हैं। 5 यूनिट हमारे हिसाब से है और मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर ही हमारा पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2 है, शुरू करते हैं इसको। देखो भैया, यूनिट नंबर जो 2 है आपका, ठीक है, इसमें हमारा जो भी वर्ड लिखा जा रहा है वही वर्ड आंसर है। कैसे? इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जांच करना या निरीक्षण करना। अब कोई भी आप प्रोडक्ट बनाओगे तो हम किसी भी एक प्रयोजन से बनाते हैं किसी चीज़ को। सपोज हम सिलेंडर बना रहे हैं तो किस प्रयोजन से बना रहे हैं? आपके खाना पकाने के लिए चूल्हा जो है लगा देंगे उसमें और वो हमारा जलेगा। तो हम उसका टेस्टिंग करेंगे, क्यों? कि लीकेज तो नहीं है। उसी को तो हम कहते हैं इंस्पेक्शन। अर्थात किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट का हम फंक्शन चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं, इसी को हम कहते हैं इंस्पेक्शन। बाकी अब आप बहुत समझदार हो, इतने तरीकों से लिखोगे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन एक ऐसी कला है जिसमें प्रोडक्ट की सेवा के गुणों को पूर्व निर्धारित मानकों में मापा जाता है। कहने का मतलब क्या है इनका कहने का मतलब यह है कि कोई प्रोडक्ट हमारा तैयार है, उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी हम माप करते हैं। चलो, नेसेसिटी क्यों जरूरी है भैया? इंस्पेक्शन की नेसेसिटी इसलिए ज़रूरी है कि अगर भैया हम लीकेज सिलेंडर का नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा? आग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो नेसेसिटी तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। आप एक अच्छा प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करके दे रहे हो, धीरे धीरे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। अगर भैया मिल्टन का बोतल ले रहे हो, कहता है भैया 24 घंटे हमारा गर्म रहता है, अगर वो लगातार चेक नहीं कराता और अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर लेता तो आज मिल्टन को कोई जानता क्या? नहीं जानता ना। वही है इंस्पेक्शन। चलो, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ही उसका जो मूल्य है निर्भर करता है। अर्थात मिल्टन कहेगा भैया मैं 900 रुपये का ही बेचूंगा बोतल, लेना है लो। और भी कंपनियां हैं 600 रुपये में भी दे रही हैं, कोई मिल्टन की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों? कि उसका मूल्य उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्वालिटी अपेक्षाकृत हमेशा अधिक महत्व देगा। उत्पाद का क्वालिटी कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है और ऊंचा स्तर बनाने में एक अहम रोल अदा करती है, ठीक है। ये चीज़ निरीक्षण द्वारा संभव है कि किस क्वालिटी का माल आप बेच रहे हो, जिससे कमियां पता लगे और लोग उससे क्या हो जाएं, थोड़ा सा क्या नाम है, भड़के नहीं। इसलिए हमारा इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अतः हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल का ही भाग है, ठीक है। यानी अच्छी क्वालिटी का हम कंट्रोलिंग इंस्पेक्शन के अंदर कर रहे हैं। अब आते हैं स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है।
जितनी चीज़ें मैंने ऊपर अभी बताई वही है इंस्पेक्शन का काम। अर्थात इंस्पेक्शन अगर आप करोगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट है अगर वो मतलब वापस करने लायक है तो क्या होगा कि आपको पुनः वापस कर दिया जाएगा, जिससे आप उसकी क्वालिटी सुधार सकोगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप डिफेक्ट का पता लगाओगे। जैसे कोई चीज़ एक ही प्रकार की डिफेक्ट को दिखा रही है तो इससे क्या हो जाएगा कि उस डिफेक्ट कहाँ से हो रहा है ये चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर जो ऑपरेशन हमारा हो रहा है वो भी हमारा उससे क्या हो जाएगा, इंस्पेक्ट किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो भी ऑपरेशन में खराबी है वो चीज़ को दूर किया जा सके। एडवांटेज भी उसी से मिलता जुलता है कि कंपनी और ग्राहक दोनों को लाभ होगा, वर्कर की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, आपको कंपनी की विश्वसनीयता रिलायबिलिटी बढ़ के देखने को मिलेगी, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इससे रॉ मटेरियल्स की जो कार्यप्रणाली है उनका दोष का तुरंत पता लग सकता है, ठीक है। चलो, फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, मुझे आशा है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर है कि रॉ मटेरियल्स का निरीक्षण करना, ठीक है, रॉ मटेरियल का निरीक्षण करना, यहाँ पे जिग और फिक्सचर्स, ठीक है, जिग और फिक्सचर्स के लाभों का निरीक्षण है, ठीक है, और आपके हीट ट्रीटमेंट संबंधी कितना एक्सपेंशन हो रहा है, आपके जो भी हमारा मेटल्स यूज हो रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन का निरीक्षण, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन प्रणाली का निरीक्षण करना, ठीक है, जो हमारा फुल प्रोडक्ट तैयार हो गया उसका इंस्पेक्शन करना, सारे एरर को इकट्ठा करना, ठीक है। इंस्पेक्शन के हमारे टाइप्स को समझना है, ठीक है, कौन कौन से टाइप के इंस्पेक्शन हो सकते हैं, बस इनको हम सिर्फ देख करके ही चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि इंस्पेक्शंस के हमारा क्या होगा कि बहुत सारे चीज़ों से हमारी कह सकते हैं छुटकारा मिलेगा एरर वगैरह से। पहला है इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल आएगा उनका इंस्पेक्शन करेंगे, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं उसका इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा पहला प्रोडक्ट तैयार होगा उसका हम इंस्पेक्शन करेंगे। फिर हमारा मान लो 10 प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है, 100 प्रोडक्ट तैयार हुआ, पहला इंस्पेक्शन 40 नंबर पे कर लिया सपोज, फिर उसके बाद 80 नंबर पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद ग्रुप से उठा के किसी एक पीस को लेकर के आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, और लास्ट में आप इंस्पेक्शन करोगे फाइनल प्रोडक्ट का। फंक्शनल इंस्पेक्शन क्या होता है कि जो असेंबली वगैरह है उसका हम अलग अलग असेंबली का इंस्पेक्शन करते हैं। तो इस तरीके से आप हेडिंग याद करो, उसके अंदर लिख दोगे आराम से। रोल ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर क्या है पहले उसको समझेंगे। ऑपरेटर जो होता है हमारी इंडस्ट्री का एक पिलर है, ठीक है, वो हमारे किसी भी मशीन को क्या करता है, ऑपरेट करता है, और साथ साथ ही उसका निरीक्षण भी करता है। यानी जो ऑपरेटर होता है वो मशीन के बारे में जानकारी रखता है, छोटी मोटी मेंटेनेंस को कर लेता है, वही है ऑपरेटर, ठीक है भैया। तो ऑपरेटर का काम क्या है, टूल्स को, उपकरण यानी जो भी इक्विपमेंट्स हो रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के दौरान, ठीक है, उसको पूरी समझ होती है। कंपनी की सिस्टम्स, कंपनी का नियम वो उसको पता होता है, उसका पालन करता है, ठीक है। टीम की भावना सबके साथ शेयर करता है, यानी जो उसके ऊपर नीचे वाले हैं उनको भी मदद करता है। कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है उसको देख करके सही कर देता है, और अपने साथ के जो इंस्पेक्टर हैं उनको हमेशा बताने की कोशिश करता है कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, उनको भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। कोई भी एरर आ रहा है तो उसको इस तरीके से छिपाएगा नहीं, बल्कि उसको क्या करेगा, आपके इंस्पेक्टर से बताएगा और उन चीज़ को सही करेंगे वो लोग, ठीक है। वो वाला इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर यहाँ पे जो कंपनी के अंदर है, ठीक है। जो भी हमारे इक्विपमेंट मशीन है उनको कहाँ पर क्या रखना चाहिए उसका भी रख रखाव देखेगा। जो भी सूचना कंपनी मांग रही है या इंस्पेक्टर मांग रहा है उसको भी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अगर इंस्पेक्टर कुछ भी प्रश्न करता है तो उसको सही सही बताएगा वो, ठीक है, और हो सकेगा यथासंभव सारी चीज़ों को निरीक्षकों को उपलब्ध कराना काम होगा, ठीक है भैया। अब आता है रोल ऑफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। अभी तक ऑपरेटर के बारे में समझ रहे थे, अब हम इंस्पेक्टर के बारे में समझेंगे। इंस्पेक्टर क्या करता है भाई, किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट करेगा, यानी उस चीज़ का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने से क्या होगा कि हमारा जो भी एरर है वो कम से कम रहेगा और हमारी इंडस्ट्री अच्छी तरीके से सुचारू रूप से काम करेगी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। अब इंस्पेक्टर का जो हमारा काम है उसको समझो। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, यानी कंपनी के कह सकते हैं कि ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में काम करता है। ऑपरेटर के रूप में होता है और इंस्पेक्टर के मध्यस्थ के रूप में, मतलब कंपनी और ऑपरेटर
कंपनी इंस्पेक्टर, इसके बीच में आपका कंपनी ऑपरेटर, उसके बीच में इंस्पेक्टर है, ठीक है। एक सीमांत व्यक्ति के रूप में, यानी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। और सब चीज़ का वो विशेषज्ञ रहता है, और कर्मचारी तो होता ही है। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्टर या फोरमैन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, ठीक है भैया। जो भी हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा माल तैयार हो रहा है उसका क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। कहाँ से निरीक्षण करेगा, स्टैंडर्ड की मदद से, ठीक है। वो स्टैंडर्ड के अनुरूप ही होना चाहिए, ठीक है। सभी गेज, ठीक है, सभी उपकरण की एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है कि किसी कम धार से ही तुम काट रहे हो कोई चीज़ जिससे सही नहीं निकल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है भैया। सभी स्पेसिफिकेशन को वो पढ़ेगा, ठीक है। और स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल या SQC और डेटा इकट्ठा करेगा, ठीक है। किसके लिए, कंपनी के लिए, जो कंपनी को ज़रूरत है। एडवाइस भी देगा कंपनी को, और सुरक्षा संबंधी एलिमेंट्स पर एडवाइस देगा, ध्यान देगा। और सहयोगिता की भावना देगा, किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, ठीक है। ऑपरेटर के साथ सहयोग करेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे करवाओ। और सुरक्षा संबंधी तथ्यों पर भी ध्यान देने वाला है। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है समझ दो। क्वालिटी कंट्रोल इज द की ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। नेशनल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमारा जो भी इकोनॉमी है वो, नेशंस इकोनॉमी का मतलब ये है कि हम अधिक से अधिक कमा सकें भैया, और कुछ नहीं कहानी, ठीक है। अर्थात जब हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, और उस लेवल पे होगा कि हम उसको बाहर भी सप्लाई कर सकें तो अच्छा खासा कमाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान में रखते हैं, इससे हम क्या करते हैं कि उत्पाद के गुणधर्म संबंधी डिफेक्ट्स को चेक करेंगे और उसको रोकेंगे, और उस पर हम काम करके उसको हम एक सही तरीके से जांच करेंगे, और उसको अगर गड़बड़ है तो रिजेक्ट करेंगे, सही है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य केवल निर्मित वस्तुओं के दोष को रोकना नहीं, बल्कि दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को भी रोकना है। अर्थात अगर ऐसा कोई ऑपरेशन जिससे ही डिफेक्ट हो रहा है तो हम उस ऑपरेशन को भी रोक देंगे, ठीक है भैया। चलो, नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नीड क्यों है, नीड इसलिए है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो और रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस रिजेक्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, मीजरमेंट होता है, टेस्टिंग होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो रिजेक्शन की जो रेट है वो कम हो सके, और वांछित सुधार कर स्वीकार यानी एक्सेप्टेबल हमारा प्रोडक्ट तैयार किया जाए। इससे हम 3 स्थानों पर नियंत्रण रखते हैं। कहाँ कहाँ रखते हैं मेरे प्यारे साथियों, समझो। कच्चे माल उत्पादन प्रोसेस पर, पैकिंग के समय, ठीक है। आइए अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि माल को ख़राब होने से रोका जा सकता है। इससे क्या होती है कि हमारी इफ़िशियंसी बढ़ती है उत्पाद की। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा कम ख़राब सामान होगा तो अगर हमने 100 प्रोडक्ट तैयार किया और 90 हमारे सही हो गए तो इफ़िशियंसी तो हमारी बढ़ गई ना, ठीक है। और इससे हमारी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। जिसके जो क्वालिटी कंट्रोल है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सीलेंस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, एक अच्छी तरीके से वो तैयार होकर के पहुंचता है। बाकी इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में आप देख लीजिएगा, जिससे रिजेक्शन में कमी आती है और हमारा लागत भी कम होगा। रिजेक्शन कम होगा तो लागत भी कम होगा और ऑर्गेनाइजेशन को लाभ होगा। कर्मचारी भी खुश रहेंगे कि भैया बार बार रिजेक्ट नहीं हो रहा है, डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल लेवल पे जाएगा, नेशनल लेवल पे जाएगा तो पैसा दबा के आएगा, ठीक है। अधिक से अधिक लोग, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो खरीदेंगे, तो आप बेचोगे ही अच्छी तरीके से। इससे क्या होता है कि आपका कंज्यूमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा कि नहीं भैया तो मैं तो वोल्टास की एसी लूँगा, ठीक है भैया। और आगे के कार्य के बारे में एक डेटा भी प्राप्त होगा। चलिए तो अगली PDF हम खोलते हैं। आप हमारा टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है मेरे प्यारे साथियों कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये जैसे ही इसका प्रोडक्ट बनना शुरू होगा इसकी द्वार पे खड़ा हो जाएगा और द्वार पे खड़े होकर क्या करेगा, उस क्वालिटी के एश्योरेंस को चेक करेगा, क्वालिटी को चेक करेगा और उसको एश्योरेंस देगा, यानी अनुसार मतलब एक आश्वासन टाइप का दे देगा कि आपका प्रोडक्ट क्या कैसे है, ठीक है। तो हमारा यही क्वालिटी एश्योरेंस है कि क्वालिटी आश्वासन जो है मेरे प्यारे साथियों एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हर चरण में, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो 10 चरण में बन रहा है, तो हर एक स्टेप में उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और उसकी खराबी होने से बचाएंगे। यानी प्रत्येक चरण में विफलता रोकेंगे
और क्वालिटी और प्रोडक्ट पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे और फिर दिशा निर्देश देंगे कि क्या हमको करना है, कैसे करना है। ठीक है भैया, यही है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम्स एनालिसिस, प्रोसेस एनालिसिस, इम्प्रूवमेंट सब देखा जाता है। और इसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हमारा आपकी बाज़ार में क्या रेपुटेशन है, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ये भी चेक होती है। कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। देखो आप फीडबैक वगैरह किस लिए लिया जाता है, इसीलिए लिया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के प्रति आश्वस्त करें कि हाँ इतने दिन तक ये चल पाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भाई कुछ है ही नहीं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जैसा कि नाम ही पता है कि टोटल मतलब सभी, क्वालिटी का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का क्वालिटी, मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेज करना, अर्थात एक ऐसी प्रणाली जिसमें लंबे समय तक उत्पाद को मार्केट में हम बनाए रखने के लिए ग्राहक को विश्वसनीय और अच्छा उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब यह है कि बजाज, टाटा, ये सब कितने दिनों से मार्केट में वही ब्रांड वैल्यू है, जो पसंद कर रहे हैं वो लगातार आपको पसंद ही कर रहे हैं। अर्थात गलती से कोई आपकी फील्ड में आ गया तो डेफिनेटली वो फील्ड में रहना ही चाहेगा, यानी उसी चीज़ को लेना चाहेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि कर्मचारी के उत्पादन में अच्छी टेक्निक का यूज करना पड़ता है और उसके साथ साथ हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान में रखना होता है। वही है क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है भैया, तो ये आप डायग्राम बना दीजिएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा हमारा सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके में हम प्रथम प्रयास में ही सही उत्पादन करते हैं और लागत को भी कम करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके से है कि प्रत्येक त्रुटि के कारण को जानने, यानी कितनी त्रुटि हो रही है उसको जानेगा वो और उसका हम समाधान करेंगे। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फिर से एक बार समराइज़ करें कि कोई भी कंपनी अगर आप प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रही है तो वो सोचती है कि वो कंज्यूमर के बीच में हमेशा बनी रहे। उसके लिए हमको एक ऐसा मैनेजमेंट रखना है कि जो हमेशा क्या करे कि जा कर के कंज्यूमर की प्रॉब्लम को समझे, कौन सी एरर आ रही है उसको तुरंत वो सही करे, जिससे क्या होगा कि हमारा प्रथम प्रयास में ही कोई अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और कंपनी की ब्रांड वैल्यू हमेशा वही रहेगी। टोटल मैनेजमेंट के क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कार्य क्या क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कार्य ये हैं कि ग्राहक की संतुष्टि अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, सभी कर्मचारियों के प्रति भागीदारी और उत्पाद के प्रति ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे रहे हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट इस स्टैंडर्डाइजेशन पे है तो उसी स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करना चाहिए। अगला हमारा आता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या कहता है भैया, उसको समझते हैं हम लोग। तो कंट्रोल चार्ट एक प्रकार का हमारा ग्राफ है जिसका उपयोग हम समय के साथ जो भी प्रोसेस हम बदलते हैं उसका स्टडी होता है। कंट्रोल चार्ट के अंदर क्या होता है कि समय के साथ हम जो भी प्रोसेस चेंज कर रहे हैं उसका हम स्टडी करते हैं। इसमें हम समय के साथ हम डेटा को प्लॉट करते हैं। कंट्रोल चार्ट में हमेशा एवरेज के लिए कंट्रोल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, ऊपरी रेखा और निचली नियंत्रण सीमा रेखा एक होती है। आइए दिखाते हैं आप लोग को। ये आप सभी का एक मीन साइज है। ठीक है, अपर वर्क लिमिट होता है, ये लोअर वर्क लिमिट होता है, ये टॉलरेंस है। ठीक है, और ये वर्क के बीच में एक लाइन दी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम समय के साथ प्रोसेस का हम क्या करते हैं, अध्ययन। ये एक नॉर्मल सा ग्राफ है जिसको मदद से आप समझ पाओगे। बाकी जो कंपनी का ग्राफ होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, चलो, तो कंट्रोल चार्ट हमारे दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल है, एक एट्रीब्यूट्स है। खैर ऊपर भी एट्रीब्यूट्स आया था वर्ड, लेकिन हमको पढ़ना है एक्स और आर चार्ट, बस, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एक्स चार्ट ही पूछा जा रहा है, आर चार्ट की भी तरफ नहीं जाया जा रहा है। ठीक है, तो भैया एक्स चार्ट को हम मीन चार्ट कहते हैं। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, व्यापक रूप में यूज कर रहे हैं। अर्थात हम एवरेज वैल्यू, कोई भी आदमी चाहता है कि हम एवरेज में ही रहें हमेशा। इस चार्ट का जो उपयोग है वो निश्चित समय के लिए सैंपल के आधार पर किसी प्रोसेस के मीन और वेरिएशन की निगरानी के लिए किया जाता है। कोई भी प्रोसेस हो रहा है यानी वो मीन और वेरिएशन का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि मतलब एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं कि इस समय में इतना काम यहाँ पे हो रहा है। इस चीज़ के लिए हम एक्स चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें सैंपल यूनिट्स के समांतर मध्य नियंत्रण सीमा में अथवा नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये मीन लाइन है, ठीक है, ये हमारा जो मीन साइज चल रहा है, हमारा जो भी वर्क हमारा हो रहा है वो इस साइज के आसपास है कि नहीं, बस यही चीज़ हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अर्थात सैंपल यूनिट्स के समांतर माध्य नियंत्रण सीमा में है, यानी कंट्रोल की लिमिट के अंदर हैं अथवा नहीं। ठीक है भैया, चलो, तो
तो एक्स चार्ट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। सैंपल मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा, x1 + x2 x + 3 डॉट 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 अपन n। ये तो भाई बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। कंट्रोल लाइन क्या होता है, दूसरा फार्मूला है, ये हम x डबल बार से डिनोट करते हैं। अब जैसे x बार निकाला है ना, तो इसी तरीके से x2 बार निकालेंगे, x3 बार निकालेंगे, उनका हम डिवाइड कर देंगे, उनके क्या नाम है जितने भी हमने बार निकाले हैं। खैर न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे है ही नहीं, लेकिन हमको फॉर्मूला लिखना है। कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला याद आए तो लिख देना, ठीक है, नहीं आए तो मत लिखना, मत टेंशन लो, ठीक है भैया। एक्स चार्ट क्या क्या चीज़ों को फॉलो करता है वो समझो। एक्स चार्ट जो है हमारे औसत में होने वाले वेरिएबल को बता देता है, परिवर्तन को, ठीक है। ये बता देता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की हेतु है नहीं, यानी हमारा सेंटर में लाई कर रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन को भी पता कर सकते हैं हम कि कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। इस चार्ट द्वारा टूल के हम वियर को भी समझ सकते हैं कि क्या क्या घिसाव हमारा टूल के अंदर हो रहा है, वो भी चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। आर को हम कहते हैं रेंज चार्ट, ठीक है भैया। ये एक प्रकार का कंट्रोल चार्ट है जिसका हम निगरानी करने के लिए कि हम घंटा, शिफ्ट, दिन, सप्ताह, महीने, ठीक है, इस दौरान क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, इसके आधार पर हम एक समूह, कंट्रोल लाइन, रेंज, स्टैटिक, इन सब को हम देखते हैं। इसे हम कहते हैं रेंज चार्ट। रेंज चार्ट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि जो समय है, चाहे वो घंटे में है, चाहे दिन में है, चाहे सप्ताह में है, उसका हम निगरानी कर रहे हैं एक निश्चित प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और फिर उस ग्रुप का जो है हम एनालिसिस करेंगे कंट्रोल लाइन और अपर कंट्रोल लिमिट्स के माध्यम से, ठीक है, कि उसकी जो स्टैटिक वैल्यू है वो रेंज के अंदर है कि नहीं। और रेंज चार्ट बनाने की हमारी विधि है, पहले नंबर तो सैंपल है। प्रत्येक सैंपल यूनिट्स की अधिकतम संख्या में से एक न्यूनतम संख्या घटा करके रेंज निकाल लेते हैं L/S से। कंट्रोल लाइन वही फॉर्मूला, R बार बराबर R1 + R2 अपान नंबर ऑफ जितने भी प्रोडक्ट हैं। कंट्रोल लिमिट D4R और ये D3R', ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वगैरह देने का कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। रेंज चार्ट कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखता है ये चीज़ भी देख लो। ये आपका रेंज मापने के लिए किया जा रहा है, चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, ठीक है। उत्पादन की सिमेट्रिसी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारा एक जो जिस चीज़ को हम बना रहे हैं उसके कह सकते हैं कि समांतर वो चीज़ चल रही कि नहीं। जैसे हमने ये सोचा कि इतने दिन में ये बन जाएगा, तो वो चीज़ उतना हिसाब से चल रही कि नहीं, उसको देख सकते हैं। इस चार्ट की मदद से ख़राब हुए माल पर हम प्रोसेस करते हैं, उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और वेरिएबिलिटी, ठीक है, जो भी हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबिलिटी हो रही है, कोई चीज़ में फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगला आता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी इसे हम कहते हैं SQC। SQC को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या हो गया, आंकड़ा, ठीक है। हम किसी भी आंकड़े का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अर्थात क्वालिटी लेवल में होने वाली डिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं, एक आंकड़ों की टेक्निक से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं SQC। बस कुछ नहीं है भैया। आइए ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं क्या क्या है। हमारा जो भी स्टैंडर्ड है, मानक है, उसमें काम कर रहा है कि नहीं, क्या चीज़ आर्थिक हो चाहे लेबर हो, वो सारी चीज़ें देखेंगे। प्रोडक्शन की जो कास्ट है वो कंट्रोल में है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो हमारा पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड है उसके हिसाब से जो हमारा उपभोक्ता है वो चीज़ संतुष्ट है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पहले आपने उस तरीके से इसको यूज किया कि ये बैटरी 5 घंटे चल रही है, अगली बार आपको ने प्रोडक्ट खरीदा तो वो 2 घंटे नहीं चल रही है। ये चीज़ ये SQC देखता है कि जो पहले से हमारा चीज़ चल रहा है उस पर कंज्यूमर उतना ही चीज़ पा रहा है कि नहीं। कर्मचारियों को आदेश दोगे भैया कि क्यों दोगे, क्योंकि भैया आपका क्या नाम है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो आपका 2.5 घंटे ही बैटरी बैकअप दे रहा है, ठीक है। जो भी हमारा डिफेक्ट्स है उसको हम कम करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल के संबंध में शोध कार्य, ठीक है, शोध कार्य का मतलब इंस्पेक्ट, वहाँ पे कोई भी इन्वेंशन करेंगे, चीज़ों को सही करेंगे उसको, ठीक है। अब कोई भी पीस है, ठीक है, उस पर हम पुनः कार्य कर सकते हैं, अगर भाई ख़राब है तो करना ही पड़ेगा। और क्वालिटी में सुधार करके बचत को भी प्रोत्साहित करते हैं SQC की मदद से, ठीक है।
एडवांटेजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, बचत है, स्पेसिफिकेशन में सहायता है, गुण में समानता लानी है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा पहले से जैसा है उस तरीके से बन के आए, और कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, चाहे कंज्यूमर हो चाहे आपके काम करने वाले साथी हैं, एरर्स को जल्दी फाइंड करना, ठीक है भैया। अब आता है सैम्पलिंग, ठीक है भैया, सैम्पलिंग प्लानिंग आता है। हमने सिंगल सैम्पलिंग प्लानिंग और डबल सैम्पलिंग प्लानिंग समझ लेना है, ये क्या होता है। कोई दूसरा कोई होगा, बार बार हाइलाइटर यूज करेगा, दुनिया भर का चीज़ों को समझाएगा। मैं कहता हूँ सिंगल सैम्पलिंग प्लानिंग है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितनी वस्तु हैं उसमें से हमने एक वस्तु को निकाला और उस पर निरीक्षण किया, और अगर वो चीज़ एक्सेप्टेबल है तो हमने सबको छोड़ दिया। डबल सैम्पलिंग प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि उसमें एक ही सैंपल का चयन किया, इसमें 2-4 सैंपल और ले लिया, ठीक है। अगर नहीं खराब है, ठीक है, तो क्या होगा कि आगे की तरफ जाने दिया जाएगा, ठीक है भैया। डबल सैम्पलिंग प्लानिंग हो गया। बस क्या है, ये लिखना तो आपको ही है ना। ISO 900 की तरफ आइए भैया। ISO 900, देखो मैं तो अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं तो मास्टर्स कर लूँगा फिर जॉब करूँगा, या नौबत आ गई कहीं टीचर वीचर बन गया तो ठीक है। लेकिन अभी हमारे मतलब कई सारे साथी MNCs में हैं, ठीक है, डिप्लोमा के स्तर पे ही, तो वहाँ पे सेमिनार वगैरह हुआ था, तो उन्होंने ISO 9000 के बारे में बताया, ठीक है, 9000 के बारे में बताया, ISO 9000। तो ये हम लोगों ने तो यहाँ पे देखा था, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने इस स्तर पे बताया कि इस स्तर पे इसका यूज हो रहा है, तो मतलब सुन के थोड़ा अच्छा लगा। खैर अभी तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ लिखना है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो कोई भी हमारा मैनेजमेंट है जो भी हमारा प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उसकी क्वालिटी की जांच करें, ठीक है, उसकी क्वालिटी की जांच करें। इन्हीं मानकों के आधार पर गुणवत्ता का स्तर सदैव स्थिर रहता है। ISO सर्टिफिकेट होने पर कारखाने की राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा साख में वृद्धि होती है। मतलब उन्होंने बताया कि लगभग 25,000 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके पास ISO सर्टिफिकेशन है, ठीक है। मतलब ISO सर्टिफिकेशन एक चीज़ को लेकर के नहीं है, वो एक्सीडेंटल चीज़ें भी, अगर आप मतलब जैसे ऐसी चीज़ें जिससे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं उस चीज़ को वो कंट्रोल करेगा, यानी ख़राब होने का, मतलब कई सारी चीज़ें जो होती हैं। मतलब ISO 900 अगर 9000 आपका सर्टिफिकेशन है तो आप एक क्वालिटी कंट्रोल वाले इंडस्ट्री के मालिक हैं, बस ये कहने का मतलब ही है, ठीक है भैया। तो वो सिस्टम बनाया गया है। इसमें आपका ISO 9000 जो है आपका, इसमें हम उस करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड की श्रेणी को बताता है कि हाँ ये क्वालिटी होनी चाहिए। 9001 के अंदर हम प्रारंभिक डिजाइन से लेकर के अंतिम उत्पाद तक को समझते हैं, ठीक है, और उसके मैनेजमेंट पर बात करते हैं। ISO 9002 हमारा क्या कहता है कि इसमें अंतिम निरीक्षण से संबंधित बात करते हैं। इसी तरह 9002 क्या करता है कि सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है, किस तरीके से हम किसी भी क्वालिटी को दिखाते हैं। 9003 अंतिम निरीक्षण करता है। 9004 बताता है कि क्वालिटी को बनाए रखने के लिए किन किन कार्यों को संपन्न कराया जाना होता है, ये 9004 बताता है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 सिग्मा रूल को नहीं पढ़ेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो नोट्स से पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। चलिए तो चलिए भैया चैप्टर नंबर 3 हम देख लेते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का एस्टिमेट करना, यानी एस्टिमेट करना का मतलब कैलकुलेट करना, अनुमानित तरीके से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कास्ट एस्टिमेशन किसी परियोजना या ऑपरेशन की कॉस्ट का क्या है, अनुमान है, ठीक है भैया। इससे हम क्या करते हैं कि किसी चीज का हम वास्तविक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास तक जाते हैं कि हमारा कोई भी प्लांट है, कोई भी परियोजना है, उसके पूर्ण होने के उपरांत कितना हमारा लागत लगेगा, ठीक है, उसके लिए ही हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस होता है। एक प्रारंभिक अनुमान की सटीकता, जैसे होता नहीं है कि सपोज मुझे जैसे नैनीताल जाना है अभी, तो अंदाजा लगा लिया कि भैया काठ गोदाम तक का 200 रुपये लगेगा, यहाँ से जनरल डब्बा में जाएंगे और फिर उधर 600 रुपये का अपना ले लेंगे रूम एक, और फिर पैराग्लाइडिंग का 2000 जाएगा, खाने पीने का 4 टाइम का, मतलब एक अनुमानित तरीके से। लेकिन अब हो सकता है कि वहाँ मन करेगा चश्मा भी लेने का, तो भैया चश्मा भी, तो वो तो जोड़ा नहीं था। तो कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब होता है कि एक आसपास अनुमान लगा लिया जाता है, ठीक है, कि कोई भी हम प्लांट ओपन कर रहे हैं तो कितना लगेगा। अनुमान की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में अनुमान कैसे तैयार किया जाता है, उसके भी कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको देखते हुए तैयार किया जाता है।
हम कुछ निम्न स्टेप्स का फॉलो करते हैं कॉस्ट का अनुमान लगाने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जो भी अनुमान लगा रहे हैं उसका क्या पर्पज है, किस पर्पज से लगा रहे हैं, ठीक है। प्रणाली विवरण, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज करने वाले हैं, ट्रेन से जाने वाले हैं कि बस से जाने वाले हैं, उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी है, ठीक है। दायरा भी देख लेना है, ठीक है। अगर हम प्लांट खोल रहे हैं तो वहाँ का रूल, कितना महंगी ज़मीन है वो भी है, ठीक है। डेटा स्रोत कहाँ के हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी अर्जी फर्जी वेबसाइट से कुछ चेक कर रहे हो, है ना। और इस कार्यप्रणाली का एस्टिमेशन जो है वो करना है। एनालिसिस करना है जोखिम का भी, ठीक है, कि क्या, जैसे होता नहीं है कि मान के चलते हैं कि 200 रुपये ज़्यादा लग सकता है, तो जोखिम का एनालिसिस कर लेना है कि बाद में पता चलता है कि कॉस्ट का अनुमान उचित है या नहीं, ये भी चीज़ का करना है, ठीक है, एनालिसिस। अगला है फंक्शन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन के निम्न कार्य आते हैं। रॉ मटेरियल्स पर आने वाली लागत ज्ञात करना कि रॉ मटेरियल्स कितने का होगा, मजदूरी या लेबर कॉस्ट, कितना बेचने, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ही बाजार में क्रय किए जाने वाले जो भी उपकरण है, टूल वगैरह है, उनको देखना होता है। टाइम और मोशन स्टडी 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे तब जान पाओगे, उसके द्वारा आंकड़े हम देखने होती हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता, क्वालिटी, किस क्वालिटी का कौन सा प्रोडक्ट है वो भी देखना है। और डिजाइन में आवश्यक सुधार हेतु जो है प्रोडक्ट यूज करना है उसको भी देखना है, यानी नहीं एकदम चमकीला बना के बेचना है उसको। उसके बाद उत्पाद के डिजाइन में उत्पादन हेतु मोस्ट इकोनॉमिकल विधि, यानी सबसे सस्ती विधि को देखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉस्ट एस्टिमेशन। प्रोसीजर भी लिखना है। संस्थान के सेल्स तथा प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा उत्पाद के निर्माण हेतु आवश्यक वांछित पदार्थ, ऑपरेशन और उनका व्यवस्थित क्रम, प्रयुक्त मशीनें आदि का निर्धारण किया जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर। कौन सा उत्पाद यूज होगा, कौन सा उस पर ऑपरेशन होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद होगा, कौन सी मशीन से होगा, ये सब का जो प्लानिंग है उसके थ्रू जो भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को, ड्राइंग का एस्टिमेशन, इन सब चीज़ का एस्टिमेशन, वो आपका कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर आता है। आइए पहले हम करते हैं कि प्रोडक्ट के विभिन्न भागों की सूची तैयार करेंगे, उसके बाद हम जो भी पार्ट्स हैं उनका खरीदारी करेंगे, ठीक है भैया। और पूर्व अनुभव के द्वारा हम ऑपरेशन को पता चलेंगे कि कौन सा ऑपरेशन कितने समय में होगा और कौन सा ऑपरेशन होगा। लेबर रेट अपना डिसाइड करेंगे, किस मशीन पे कौन सा लेबर लगेगा और कितनी देर में काम करेगा, ठीक है, स्किल्ड लेबर चाहिए कि नहीं। और स्पेसिफिक टूल को भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है, उसकी भी लागत को देखना पड़ेगा। मेंटेनेंस पे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पे जाएगा, वो भी देखना होगा। फैक्ट्री का जो जीएसटी वगैरह भरते हो वो भी जाएगा। उसके साथ साथ हाँ, ये प्रशासनिक लागत आ गया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट ये भी देखना पड़ेगा। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि बहुत सारे अतिरिक्त खर्चे होते हैं कंपनी के, ठीक है। मान लो अचानक से ब्रेकडाउन आ गया तो वो भी तो एक्सपेंसेस ही है। पैकिंग, डिलीवरी, ठीक है। और ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम मुख्य लागत में सम्मिलित करके टोटल कास्ट भी निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आदि को कमीशन दिया जाता है तो वो भी चीज डिसाइड रहता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा आपका, वस्तु पर कुल लागत को हम लाभ में जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिलीवरी टाइम का भी निर्धारण करेगा, तो ये एस्टिमेशन के अंदर है। फाइनल अप्रूवल के लिए हम डेटा और मैनेजमेंट, डेटा को तैयार करेंगे और मैनेजमेंट को देंगे, तो आपका फाइनल क्या नाम है वहाँ पे होगा, क्या, अप्रूवल। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मटेरियल जैसे है, इनडायरेक्ट लेबर कास्ट हो गया, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वजह मैंने बता दिया। एक्सपेंसेज में ओवरहेड एक्सपेंसेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज, ओवरहेड एक्सपेंसेज अलग से भी दिया हुआ है, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेज को डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको दे दिया है कि ओवरहेड एक्सपेंसेज को, जैसे कि मैंने बताया कि आपका एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है ऊपर का, ठीक है, जो नॉर्मल यूज है उसके ऊपर का जो खर्च होता है उसे हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेज। अब ओवरहेड एक्सपेंसेस कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है लेकिन मैं चीज़ों को जो बता रहा हूँ उसको समझो, कि ओवरहेड एक्सपेंसेस कभी कभी क्या होता है कि क्लियर होता है कि ये इतना लगना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हो जाता है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। जहाँ तक प्राइम कॉस्ट के व्यय का संबंध है, ज्ञात करना है, वहाँ विभिन्न कार्यों और विभागों में बांटना बहुत सरल है, क्योंकि सभी व्यय जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं, इसलिए उन व्ययों को हम क्या करते हैं, विभाग के ऊपर सीधा डाल देते हैं। परंतु ओवरहेड एक्सपेंसेस का बंटवारा जो है सरल नहीं होता, क्योंकि
कब वो चीज़ कहाँ पे होगा ये चीज़ क्लियर नहीं होता है। अतः ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम विभिन्न विभागों पर इस तरीके से वितरित करते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाता। तो मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो डायरेक्ट मटेरियल बेसिस, ठीक है, यानी किसी इस विधि का उपयोग हम करते हैं कि जहां पर सभी उत्पादन एक ही प्रकार के हो, ठीक है, तो इस इकाई में सामग्री का प्रयोग बराबर किया गया है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट एक ही चीज वहां पे बन रहा है तो सभी मटेरियल सेम है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल बेसिस ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम निकालते हैं। तो टोटल ओवरहेड जो लगा है और टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गुणे 100 करके। अब प्राइम कॉस्ट बेसिस है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट बेसिस क्या कहता है कि टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल प्राइम कॉस्ट, ठीक है, मशीन हावर रेट, टोटल ओवरहेड अपॉन मशीन वर्किंग हावर, कितना हमने वर्किंग किया। डायरेक्ट लेबर है तो टोटल वर्क ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर हावर गुणे 100। अब आता है डेप्रिसिएशन। भैया डेप्रिसिएशन क्या है कि कोई भी हम प्रोडक्ट चला रहे हैं, मान लो, ठीक है, कोई भी मशीन हम चला रहे हैं, ठीक है, एक समय के बाद क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो खराब होगी तो क्या होती है, उसको हमको बदलना पड़ता है। तो उसी क्रम में एक वर्ड यूज होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि अगर एक मशीन हमने लिया 100 रुपए की, ठीक है, अब आज इसकी वैल्यू तो 100 है, एक साल बाद 90 रुपए होगी, अगले साल 80 रुपए होगी, अगले तीसरे साल आपका क्या नाम है 70 हो जाएगा। तो यही चीज डिसाइड करता है डेप्रिसिएशन कि कोई भी मशीन की जो वैल्यू है दर साल कितना कम हो रही है, वो बताता है डेप्रिसिएशन। प्रत्येक उद्योग में विभिन्न अस्थायी संपत्तियां, कल पुर्जे आदि लगे होते हैं, लेकिन उपयोग करते हुए खराब हो जाते हैं, तो उनकी हमको मेंटेनेंस करानी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे आपका क्या होता है, उनकी क्षमता घटती जाती है और एक समय आता है जब मशीन एकदम से खराब हो जाती है, उपयोग के लायक नहीं रह जाती है और वहां पे मशीन लेना जरूरी हो जाता है। अतः उपकरण के निरंतर प्रयोग से अस्थायी संपत्ति के मूल्य में जो क्रमिक वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। इसका यूज ये भी कर लेते हैं कि 4 साल यूज करें और हमको मान लो इसको 40 रुपए में बेचना हुआ तो हम बेच सकें, लेकिन हमको पता तो करना पड़ेगा कि कितना हमारी वैल्यू कम हुई है। तो डिप्रिसिएशन कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यू टू फिजिकल कंडीशन, ड्यू टू फंक्शनल कंडीशन, दो ही चीज समझेंगे बस। वियर एंड टीयर का मतलब टूट फूट है। फिजिकल एक्सीडेंट का मतलब आप कोई मशीन चल रही है उसके अंदर हमने रॉड डाल दिया तो टूटेगा ही, तो ये फिजिकल एक्सीडेंट हो गया। मेंटेनेंस थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है इसको। इंडिक्वेंसी एंड ऑब्सोलेंस, ठीक है, ये क्या है, ये मेरे प्यारे साथियों ये है कि हमारा जो भी मशीन है वो दो ही है, तो हम क्या है कि सारा काम उन्हीं दो मशीनों से लेते हैं, तो एक समय पे जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास मशीनों की जो है कमी रहती है उसे हम इंडिकेंसी कहते हैं, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, दो मेथड हम समझेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड समझेंगे और एक क्रमागत शेष विधि जो है, ठीक है। इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि मशीन का लॉस ऑफ वैल्यू लाइफ के सीधा समानुपाती होता है, यानी लॉस ऑफ वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हमारा लाइफ है उस मशीन की उसके सीधा समानुपाती होता है। इस विधि में यह माना गया है कि फिक्स्ड एसेट या उपकरण जीवन में घिसाव एक निश्चित समान दर से होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक साल बाद इतना घिसेगा, एक साल बाद और इतना घिसेगा, ठीक है, तो यानी एक दर से इसकी वैल्यू को घटाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, तो हम कहां पर थे, यहां पर थे, इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आर प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, डी बराबर सी माइनस एस बाई एन, अर्थात डी जो है एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज है, ओरिजिनल कॉस्ट है सी, स्क्रैप वैल्यू इसे कहते हैं, ठीक है, जो समय दर पे घट रही है, और लाइफ है एन, ठीक है। अगला हमारा क्रमागत शेष विधि, ठीक है, इस विधि को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, ठीक है। इसका लाभ में सबसे मुख्य बात यह है कि लाभ पर जो भी भार पड़ता है वो समान रहता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है लॉस ऑफ वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब रेट, जैसे अब इस वाले में क्या था कि जैसे कोई 10 साल के लिए है, ठीक है, तो अगर मान लो एक साल कम हुआ तो 90 रुपये आपने कर दिया। अब इसी क्रम में अगर 9 साल की बात करें तो अब 10 रुपये बच रहा है, ठीक है, लेकिन
10 रुपये कम में आप ले लिए, 90 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपने 50 रुपये में उतनी अच्छी चीज़ ना मिले, क्योंकि 5 साल में कम पड़ गया, उसका मतलब 5 साल में और ज़्यादा लाइफ ख़राब हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि समय के दर में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि आपका जो समय समय बीतता है तो लॉस ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू जो है लॉस की वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है S बराबर C 1 - D/N, ठीक है। यस स्क्रैप वैल्यू है, C है इनिशियल कॉस्ट, N है ईयर, D है डिप्रिसिएशन रेट। अब आगे नहीं पढ़ेंगे कुछ सिंकिंग फंड मेथड वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल समझते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल कुछ नहीं है, यहाँ पे भी बस वही है कि एक ऐसा प्रक्रिया है जो प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के माध्यम से, ठीक है, कुल लागत को हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट पड़ रही है वो क्या रहे, कि हमारी लिमिट में रहे। यह एक प्रैक्टिस है जो कि स्थापित मानदंड यानी स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ वास्तविक लागत को बनाए रखने के लिए काम करता है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि एक ऑपरेशन पर व्यय होने वाली लागत पूर्व निर्धारित लागत से आगे नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कॉस्ट कंट्रोल ये बताता है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया 10 रुपये में, तो ऐसा नहीं कि अगला प्रोडक्ट के 15 रुपये जा रहे हैं, ठीक है, वो उसी रेट में होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जो मैनेजमेंट को आवश्यक जानकारी प्रदान करती है कि एक्चुअल कॉस्ट लागत के साथ अलाइंड है या नहीं, ठीक है। और कॉस्ट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाली प्रमुख तकनीक मानक लागत स्टैंडर्ड और बजटिंग कंट्रोल है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे और बजटिंग कंट्रोल जो सिस्टम है उसको यूज करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो एक लिमिट के अंदर ही रहे। यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो विभिन्न कारणों का एनालिसिस करने में मदद करता है और किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस को क्या करता है, कम करता है। यानी ज़्यादातर अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसको कम कर देगा, ठीक है भाई। चलो, तो कॉस्ट कंट्रोल को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी ही कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव को जान जाओगे तो और चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। इससे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कॉस्ट कंट्रोल में अगर ये चीज़ समझोगे, ठीक है, तो लागत कंट्रोल रहती है, चाहे वो सामग्री की हो चाहे वो मशीनरी की हो, ठीक है। किसी भी व्यवसाय की क्षमता, ठीक है, और उसकी इफिशियंसी, ठीक है, दोनों ही निर्धारित होती है। तो क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो लागत है वो कहीं ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक क्षण प्रक्रिया इकाई लागत पर पहुंचने के लिए प्रत्येक भाग पर लाभ की हानि प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर तुलना करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का एक प्रोसेस है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोसेस के दौरान, ठीक है, पूरे प्रोसेस के दौरान शुरू से अंत तक के बीच में भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि कहाँ पर क्या लागत लग रही है, ठीक है। यह लागत को न्यूनतम करने अथवा लागत में कमी के लिए आधार प्रदान करता है, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ पर उपयोगी है, जहाँ पे अवधि मतलब कम अवधि और ज़्यादा दोनों प्रकार के लिए क्या करता है कि वार्निंग का काम करता है। और लागत की रिलेवेंट जानकारी देता है। कार्य करने के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी मेथड्स में क्या करता है कि हमारा मूल्यांकन करने का मौका मिलता है, यानी इवैल्यूएशन करता है कि हमारा कितना लागत लग रहा है। कॉस्ट कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देता है, ठीक है, और प्रोग्रेस रेट की सूची को बताता है। कॉस्ट कंट्रोल एवं लागत में कमी के लिए आवश्यक है, ठीक है। एक विशिष्ट उत्पादन रेखा में क्या करता है, कंप्लीशन, अगर कोई कंपटीशन में खड़ा है तो उसको बताता है कि कहाँ पे क्या कंपटीशन है, ठीक है। और प्रोडक्ट के मूल्य को कम करके बाजार में व्यापक बनाता है। ये हमारा कौन है, ये हमारा कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है भैया। चलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी हमारा चौथा टॉपिक है। फ्री का क्वेश्चन मिलता है, यानी 10 नंबर फ्री के यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है भैया। मेंटेनेंस क्या है कि हम उस प्रोडक्ट को, उस मशीन को क्या करें, रिपेयर करें, उसको बदले ना। कोई भी मशीन चल नहीं रही है या कोई क्षतिग्रस्त है, घिसी है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, उस उपकरण का क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, रिन्यूअल करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। इसी को कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। समझ गए मेरे प्यारे साथी। मशीन का रिपेयर वह प्रयास है जिसके द्वारा हम मशीन उपकरण को चालू हालत में बनाए रखें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस क्या कहता है, समझो।
रिपेयर रिप्लेसमेंट रिन्यूअल की पूर्व संभावनाओं, यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटेनेंस तभी होगा जब टूट जाएगी। जैसे आप गाड़ी की ग्रीसिंग वगैरह कराते हो तो क्या होता है कि गाड़ी हल्का जाम चलने लगती है तो ग्रीसिंग करा, वो भी मेंटेनेंस ही है। और कुछ होता है कि ब्रेक डाउन हो गया, जैसे अब आपका सिलेंडर पिस्टन चला गया तो वो ब्रेक डाउन होने पर ही सही करवाते हैं, उसके पहले नहीं। जो चीज़ ऐसा है कि जब चीज़ ब्रेक डाउन हो जाएगा तभी सही कराएं, तो उस चीज़ को ब्रेक डाउन होने पर ही सही कराते हैं। मेंटेनेंस के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इनको भैया अच्छे से पढ़ लेना यार। चाहे मैं अच्छे से ना पढ़ा पा रहा हूँ लेकिन इनको पढ़ना अच्छे से, यानी जो थ्योरी बता रहा हूँ उनको याद रखना है। उपकरण और बेस फ्रेम की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी को एडजस्ट करना, ठीक है। कोई भी हमारा उपकरण है उसको हम इस तरीके से मेंटेनेंस करते रहेंगे तो उसकी रिलायबिलिटी अच्छी रहेगी कि हाँ नहीं ये भैया चलता रहेगा ये, ठीक है। ये सुनिश्चित करना कि जो इक्विपमेंट है वो सदैव अच्छी स्थिति में है, यानी हमेशा ये काम कर रहा है अच्छा, इस तरीके से उसका हम मेंटेनेंस करते रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेंटेनेंस कर दोगे तो अच्छी इफिशियंसी के साथ काम करेगा, यानी परिचालन में सुधार होगा। अगर आप गाड़ी की ग्रीसिंग करा दोगे तो अच्छी तरीके से तो चलेगी। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हमारा है उसकी गुणवत्ता में भी ये क्या करेगा, मदद करेगा। कहने का कैसे मतलब है, जैसे आप ऑटो रिक्शा चला रहे हो, ठीक है, आपने गाड़ी की ग्रीसिंग व्रीसिंग करा दी तो फटाफट से आपकी भी बॉडी थोड़ी सी कम थकेगी, अच्छे से गाड़ी चल रही है। इससे क्या है कि पर्यावरण संरक्षण भी मिलेगा। जैसे कि आपकी गाड़ी ज़्यादा ही धुआं दे रही है तो क्या है, पर्यावरण भी तो गंदा कर रही है। मरम्मत के समय और मरम्मत की लागत को कम करना, जैसे देखो क्या है कि अगर आप समय समय पे ग्रीसिंग वगैरह कराते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकडाउन आए और आपका बहुत ज़्यादा पैसा जाए, ठीक है भैया। चलो, उत्पादन रुकने से होने वाले नुकसान को कम करना, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी अचानक से ठप हो गई, एक दिन पूरे दिन ठप रही, तो क्या होगा कि आपको पूरे दिन का नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप ग्रेसिंग कराते रहो, आपकी गाड़ी जल्दी खड़ी होने की नौबत ना आए। और ग्रेसिंग वगैरह नहीं कराओगे तो क्या होगा, वियर और टीयर यानी टूट फूट घिसाव सब होता रहेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये मेंटेनेंस के उद्देश्य हैं। आइए नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, इसको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दो तरीके के मेंटेनेंस है, प्लान्ड मेंटेनेंस है एक, एक अनप्लान्ड मेंटेनेंस है, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हम समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे नहीं तो टाइम ज़्यादा जाएगा, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, बहुत इजी सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि हम समय समय पर, ठीक है, हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जो भी कमज़ोर पार्ट है, घिसने वाले पार्ट हैं, उनको हम क्या करते हैं कि समय समय पर हम पहचान करके मेंटेनेंस करते रहते हैं, जिससे हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन में ना आए। यानी ब्रेक डाउन का मतलब एकदम से खड़ी ना हो जाए, ये हम कहलाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते कैसे हैं, हम निरीक्षण कर करके, ठीक है। और छोटी छोटी कमियों को हम क्या करते हैं, हम दूर करते रहते हैं, जिससे हमारा बड़ा कोई ब्रेक डाउन नहीं आता है। एक निश्चित समय के बाद क्या करते हैं हम, एक निश्चित समय के बाद क्या करेंगे, सर्विस कराते हो गाड़ी की, तो एक निश्चित समय के बाद हम सर्विस कराते हैं, ठीक है। जो भी हमारा बियर एंड टीयर है उसको हम समय समय पे देखते रहेंगे और उसको सही कराते रहेंगे, ठीक है। फेल्योर होने से उत्पादन हानि को कम करना, ठीक है, और न्यूनतम मरम्मत लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपका फेल्योर ब्रेकडाउन होगा तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, पैसा बर्बाद होगा ज़्यादा। अगर रोज कराते हो कम पैसा लगेगा रोज कराने में और आपका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा। अगला है हमारा प्रिवेंट, ये तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था, इसके उद्देश्य लिखे, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है भैया। उद्देश्य क्या क्या है, वही जो चीज़ें भी ऊपर मैंने बताई कि ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, हमारे मशीनरी पार्ट हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है, और आपके काम करने के अनुकूल ही रहेंगे, इफिशियंसी भी बढ़ेगी, लागत कम होगा, दुर्घटना कम होगी, ठीक है। आपका एप्लीकेशन क्या है, जैसे क्रेन्स, लिफ्ट मैनेजर, पंप, पाइपलाइंस, इन सब का क्या करना। जैसे अभी मुंबई की पाइपलाइन क्या हो चुकी है, गैस की पाइपलाइन 2 दिनों से बंद चल रही है। मुंबई जैसे महानगर में पूरी गैस की सप्लाई रुकी हुई है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत है। अगला आता है करेक्टिव आर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। वहाँ पर भी वही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो नहीं किया होगा उन लोगों ने, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, क्या करोगे। करेक्टिव आर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस किसी पार्ट पर किए जाने वाला रिपेयर है जो टूट गया हो या दोषपूर्ण हो। कहने का मतलब है कि वो पार्ट अब नहीं हो काम कर रहा है, यानी वो खराब हो चुका है, यानी ब्रेक डाउन में आ चुका है। जैसे गियर बॉक्स टूट गया हो, विद्युत मोटर जल गया हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ठीक है। कॉज क्या क्या हो सकते हैं, घिसे पुटे पुर्जे को आप नहीं बदलोगे, लुब्रिकेशन नहीं करोगे, कूलिंग सिस्टम नहीं करोगे, डिफेक्ट को इग्नोर करोगे, अगर कंपन हो रही है, आप सामान्य आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करने पर ही आपका आता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ठीक है भैया।
अगला आता है शेड्यूल मेंटेनेंस। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक निर्धारित सीमा के अंदर, जैसे डिसाइड है कि ये गाड़ी 400 किलोमीटर के बाद क्या मांगेगी, मेंटेनेंस यानी सर्विस, तो अगर आप उसे नहीं करा रहे हो तो समझो कि गाड़ी तो ब्रेकडाउन आना है ये। जो अगर समय सीमा के अंदर करा ले रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आपका शेड्यूल मेंटेनेंस, ठीक है, जिससे हमारा सब कुछ एक साइकिल फॉर्म में बनता रहता है। जैसे लुब्रिकेशन हो गया, विद्युत लाइन का एक समय पर निरीक्षण, ठीक है, ये शेड्यूल मेंटेनेंस के आता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ऐसा मेंटेनेंस जैसे कि आपका मतलब मेंटेनेंस होना ही है, उसके पहले ही आपने मतलब उस पॉइंट से पहले ही आपने मेंटेनेंस करा लिया, ठीक है। यानी आपने डिसाइड किया कि ये 400 घंटे हमारी गाड़ी चल जाएगी, 400 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि हमारा फेल्योर मतलब थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, तो उसके पहले ही आपने मेंटेनेंस करा लिया, उसे हम कहते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। इससे विफलता में कमी होती है, उत्पादन रेट बढ़ता है, घंटे में वृद्धि है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। नेचर मेंटेनेंस प्रॉब्लम, जो चीज़ ऊपर है उसी चीज़ को यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो, बाकी नोट्स के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है भैया। ऑलरेडी आप ऐप पे नोट्स ले लेना और जा करके पढ़ लेना, क्योंकि आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। फैक्ट्री एक्ट है भैया, इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। एक तो फैक्ट्री एक्ट, एक ईएसआई एक्ट जो मिलता है आपको इंश्योरेंस, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। आइए, फैक्ट्री एक्ट क्यों है भैया? इस अधिनियम में भारत में श्रम और, ठीक है, इस अधिनियम के अंदर भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अपने महानिदेशालयों, कारखानों और श्रम संस्थान के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उनके जो भी कारखाने हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, निरीक्षालयों के मध्य से प्रशासित कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि जितने भी हमारे कारखाने वगैरह हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा एक मुहिम के तहत क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रशासित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है। डीजे फासली कारखाना प्रशासन पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है और राज्यों में कारखाना निरीक्षण सेवाओं का समन्वय करता है। यानी एक संस्था है डीजे, ठीक है, डीजी फासली, और इसके तहत सारे जो भी मैनेजमेंट्स हैं उनको क्या कर रहा है, सबको गाइड कर रहा है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम फैक्ट्री एक्ट को समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, वर्किंग हावर्स के बारे में समझो कि एक सप्ताह में, ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा, एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करे और साप्ताहिक अवकाश मिले किसी भी आदमी को जो काम कर रहा है। हेल्थ के बारे में इसलिए कहता है कि चारों तरफ साफ सफाई रखा जाए, ठीक है, आवश्यक सावधानियां बरती जाए, जल निकासी हो, ठीक है, अच्छी व्यवस्था हो, वेंटिलेशन हो, वॉशरूम वगैरह सब हो, ठीक है। ये हमारा दूसरा हेल्थ हो गया। सेफ्टी, ठीक है, जैसे जहाँ पे भी खड़ा हो रहा है कोई, अगर खतरनाक मशीन पे काम कर रहा है तो उसके पास मैन होल बना हो, कंज्यूमर स्पेस हो, यानी वो अच्छे से निकल सके, अच्छी जगह से खड़ा होकर काम करे, ठीक है, ये सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। वेलफेयर, जैसे कि मैंने बताया कि शौचालय, पानी पीने का सिस्टम, आराम करने का जगह, ये सब उपलब्ध हो। उसके बाद है पेनाल्टीज, ठीक है, अगर कुछ भी इसका उल्लंघन हो रहा है तो उसके तहत क्या दिया जाएगा, आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा फैक्ट्री एक्ट कहता है, जो उसकी सुरक्षा की सभी धाराएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगला आता है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, ठीक है, इसे हम कोई भी अगर मृत्यु हो गया या उस श्रमिक को क्या लग गई, चोट लग गई, तो उसे हम क्या करेंगे, वित्तीय कुछ पैसा देंगे, ठीक है। ये 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया, ठीक है। 5 मार्च 1921 है मेरे हिसाब से, उसमें ये क्या किया गया, पारित किया गया। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऑनर श्रमिक अथवा उसके परिवार को हानि के मतलब उसकी क्षतिपूर्ति कर रही है, यानी आपका वो क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसको क्या करेगा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य कार्य अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक एवं उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना एवं ओनर को संभव सुरक्षा प्रदान करने का बाध्य करना। ऐसा नहीं है कि पहले दुर्घटना ही करवा दोगे, नहीं नहीं भैया, पहले उस ओनर को भी श्रमिक को सुरक्षा के लिए सारी चीज़ों को दिखाना है, जिम्मेदारी लेनी है, ठीक है। स्कोप क्या है, जो सभी श्रमिक हैं उनको सूचीबद्ध करो, ठीक है, जोखिम युक्त व्यवसायों में कार्य करते हैं इस अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लाभ के अधिकारी हैं। जहाँ पे जैसे जिंदल स्टील वगैरह है, ठीक है, अब डेथ तो होती है कभी कभी,
ठीक है, तो उसके लिए कंपनी उस तरीके की गाइडलाइन को जारी की है। यह श्रमिक द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन न किया गया हो। इसके अंदर ये भी ध्यान में रखना होता है कि जैसे आप नेवी में काम कर रहे हो, वीडियो देखते होगे आप, देखा करिए कभी कभी, उसमें जैसे आप हेलमेट नहीं लगाए हो और आपके साथ कुछ ऊपर से गिरता है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो गाइडलाइन कंपनी दी है उसको तो फॉलो करिए कि श्रमिक द्वारा सुरक्षा नियम का पालन नहीं किया गया हो, दुर्घटना श्रमिक की स्वयं की गलती हो, ठीक है, या आदेश जो दिया गया उसकी अवहेलना किया गया हो, ठीक है, तब दे नहीं है। सुरक्षा कवच, आवरण एवं सेफ्टी जो ग्लव्स वगैरह हैं उनको हटा दिया गया हो। अगर आपने मदिरा नशा किया हुआ हो और ऐसी कोई बीमारी है जिससे कि आप काम तो नहीं कर सकते, ठीक है, बीमारी के कारण जिसका कार्य की प्रकृति से कोई संबंध ना हो, जैसे अचानक से कुछ वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आपको हो गया और जाके आप सीधा टकरा गए मशीन से, तो भी आपको दे नहीं है। एक्सीडेंट का कारण क्या हो सकता है? जैसे मेडिकल कंपनियां नहीं करा रही तो वहाँ पे भी क्या होता है, मनुष्य की गलती खुद से भी हो सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल एरर हो सकता है, ठीक है, उस टूल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ना हो, कम अनुभव हो, टूल के बारे में जानकारी, लापरवाही हो, घबराहट, थकान, इसीलिए आराम चाहिए, फैक्ट्री एक्ट में बताया गया, तो उस केस में आपको क्या किया जाएगा, दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। और औजार को इधर उधर छोड़ दोगे, ठीक है, गलत औजार का प्रयोग करोगे, ठीक है। अगला यहाँ पे मैकेनिकल काजेज है। इसके पहले कौन सा, इंडिविजुअल या पर्सनल कारण थे। मशीन खराब होना, गलत मशीन डिजाइन, गलत मैनेजमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह नहीं करना। पारिस्थितिक कारण ये हो गया कि ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ लग रही है, दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है, शोर युक्त जगह है, लगातार आप नाइट डे काम ही करे जा रहे हो, ठीक है, चारों ओर आपके यहाँ स्पेस की कमी हो, ठीक है, आपको पर्सनल सेफ्टी नहीं दिया गया हो, उस केस में पारिस्थितिक कारण होता है। अगला हमारा जो आता है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी। यदि किसी श्रमिक को अपने कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो एम्प्लॉयर्स इस अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति करेगा। तो ये हमारा ईएसआई एक्ट है, ठीक है। अगला हमारा ईएसआई एक्ट है। ईएसआई एक्ट क्या कहता है, दुर्घटना के कारण पूर्ण अस्थायी अयोग्यता होने पर 50%, यानी आपका अगर इस तरीके से हो गया कि आप अयोग्य हो गए काम करने के, तो आप जितना वेतन था उसका 50% और जितना वहाँ पे गुणांक एक फिट किया जाता है उसके थ्रू उतना दिया जाएगा। मृत्यु होने पर 40%, ठीक है। उसके बाद अगर आप आंशिक अयोग्य हैं तो 25%, इतना आपको देना अनिवार्य है। तो ये हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बहुत शॉर्ट में पूरा रिवीजन करवाया हूँ मैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करना और उसके बाद पेपर दे करके आना, फिर भी कमेंट करना। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।